सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो ये वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो बेसिकली विप्रो के अंदर हमें पॉजिटिविटी के अंदर तेजी नजर आ चुकी है और उसके साथ साथ 470 रुपये के आसपास हमें कहीं ना कहीं विप्रो इस कंपनी की क्लोजिंग नजर आ चुकी है। अभी जब मंडे के दिन कंपनी दोस्तों ओपन होगा ना, थोड़ा सा कंपनी के अंदर हमें एक डिप्स नजर आ सकता है, थोड़ा सा कंपनी के अंदर एक रीटेस्ट वाला सिनेरियो हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में दोस्तों हमने आपके साथ शेयर किया था कि टेक्निकल चार्ट के अंदर विप्रो इस कंपनी के द्वारा एक बहुत ही गजब का एक एक्सट्रीमली हायर लेवल जो रजिस्टेंस लेवल था, जो विप्रो लगातार फेस कर रहा था, उसका एक ब्रेकआउट हो चुका है। अभी कोई भी कंपनी के अंदर दोस्तों ब्रेकआउट अगर होता है ना, तो रीटेस्ट भी होता है। यस, तो इस कंपनी के अंदर विप्रो के अंदर आपको मंडे के दिन एक रिटेस्ट नजर आ सकता है और फिर एक रिवर्सल कंपनी दे सकता है। तो इस रिटेस्ट करने के अंदर यानी कि जब कंपनी रिटेस्ट करेगा ना, तो निवेश करने का सही मौका बनेगा, जो कि जिन लोगों ने विप्रो इस कंपनी के अंदर अभी तक हमें खरीदारी नहीं किया है, तो एक लास्ट चांस दोस्तों होने वाला है। जैसा टाटा मोटर्स के अंदर चांस मिस हुआ है, जैसे IRCTC के अंदर चांस मिस हुआ है, जैसे टाटा पावर के अंदर बहुत सारे लोगों का निवेश करने का चांस मिस हुआ है, वैसे विप्रो इस कंपनी के अंदर भी चांस मिस हो सकता है। उससे पहले इन्फोसिस कंपनी के अंदर भी एक बहुत अच्छा खासा रिटेस्ट वाला सिनेरियो बन रहा है और विप्रो इस कंपनी के अंदर भी हमें रिटेस्ट वाला सिनेरियो बनने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये एक आखिरी मौका होने वाला है। जिन भी लोगों ने अभी तक विप्रो इन्फोसिस के अंदर बाइंग नहीं किया, तो एक लास्ट चांस है, इसके बाद बिल्कुल भी आपको इन कंपनीज के अंदर निवेश करने का मौका नहीं मिलेगा। वैसे विप्रो इस कंपनी ने बहुत अच्छा खासा रिटर्न प्रोवाइड किया है, एक महीने में 14% तक की रैली नजर आ चुकी है। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है दोस्तों, जब भी कोई भी कंपनी के अंदर तेजी आती है ना, इन ब्रोकरेज फर्म को देखा नहीं जाता, उनको अच्छा नहीं लगता। तो जिसकी हिसाब से अभी बहुत सारे ऐसे ब्रोकरेज फर्म है जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यू लेके चल रहे हैं, लेकिन गिने चुने जो ब्रोकरेज फर्म है ना, वो एक नेगेटिव व्यू लेके चल रहे हैं। लगातार कंपनियों को डाउनग्रेड किया जा रहा है। अगर दोस्तों कंपनी डाउनग्रेड किया जाता है तो कंपनी के अंदर थोड़ा सा डिप्स होता है और फिर तेजी आती है। अभी ये ब्रोकरेज फर्म का प्लान क्या होता है, ये बहुत सालों पुराना ये प्लान दोस्तों चलता आ रहा है और ये प्लान अभी भी चल रहा है। जैसे कि पहले क्या करेंगे, ये ब्रोकरेज फर्म आएंगे, कंपनी का टारगेट देंगे। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी अगर 400 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है ना, तो टारगेट क्या दिया जाएगा, 340 रुपये का टारगेट दिया जाएगा, 360 रुपये तक का टारगेट दिया जाएगा, 300 रुपये तक का भी टारगेट दिया जाएगा। और ऐसा बोला जाएगा कि जो 400 रुपये की कंपनी है ना, बहुत ही जल्द गिरावट होकर 300 रुपये के आसपास आएगा, बहुत ही जल्द गिरावट होकर 340 रुपये के आसपास आएगा। यानी कि गिरावट वाला टारगेट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डाउनग्रेड किया जाता है, तो कहीं ना कहीं डाउनग्रेड अगर करते हैं ना, तो क्या आता है, जो रिटेल इन्वेस्टर होते, जो भोले इन्वेस्टर होते, जो स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं, ऐसी चीज़ों को देख के ये लोग डर जाते, डर के माल बेचने लगते हैं, सेलिंग करने लगते हैं। सही बात है। तो जब भी दोस्तों माल बेचते हैं तो थोड़ा कंपनी नीचे आता है, यस, ऑलमोस्ट 1 to 2% की गिरावट होती है। उसके बाद जिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा आपको डाउनग्रेड किया गया था, सेल रेटिंग दिया गया था, वही दोस्तों यहाँ बाइंग कर लेते। तो कहीं ना कहीं यही लोग जाके खरीदारी कर लेते। कहने का मतलब इतना ही है कि जब भी दोस्तों कंपनी गिरता है ना, निवेश करने का सही मौका होता है और हमेशा बाइंग सेलिंग आपको इनको देख के नहीं करना चाहिए। यानी कि ब्रोकरेज फर्म को देख के बाइंग सेलिंग नहीं करना चाहिए। ब्रोकरेज फर्म ने टारगेट दिया, अभी कंपनी रॉकेट बनेगा, ऐसा नहीं होता। कंपनी का आपको बिजनेस स्टडी करना चाहिए। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो फ्यूचर का डिमांड आपको देखना चाहिए। अगर डिमांड भी अच्छा है तो जो कंपनी अपना बिजनेस कर रहा है, क्या उसमें से कंपनी का पैरामीटर्स आपको जानना चाहिए कि बिजनेस तो अच्छा है, लेकिन क्या कंपनी सेल्स बढ़ रहा है, क्या कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या कंपनी का रेवेन्यूज बढ़ रहा है। अगर इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन एक कंपनी के अंदर अगर आपको मिल जाए ना, तो वो बहुत अच्छी खासी बात होता है और आपको इन कंपनीज के अंदर SIP करना स्टार्ट करना चाहिए। अभी अपडेट्स क्या है, चलिए बात कर लेते हैं। विप्रो इन्फोसिस टेक महिंद्रा एम्फेसिस टू सी रेवेन्यू डिक्लाइन इन डिसम्बर क्वार्टर, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज। यानी कि ब्रोकरेज फर्म एनालिस्ट जो कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज है, इनके द्वारा ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है कि ऊपर दिए गए सभी कंपनीज का रेवेन्यूज हमें डिक्लाइन हो सकता है। यस, विप्रो का भी, इन्फोसिस का, टेक महिंद्रा का, एम्फेसिस, यहाँ दोस्तों क्लियर कट दिया गया है ब्रोकरेज फर्म के द्वारा कि कितना रेवेन्यूज हमें डिक्लाइन हो सकता है। जैसे कि इन्फोसिस का 2% के आसपास हो सकता है, ईयर ऑन बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 2.2%, विप्रो का 7% का रेवेन्यूज डिक्लाइन हो सकता है ईयर ऑन बेसिस एंड 2.7 क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, टेक महिंद्रा का 8.8% डिक्लाइन
ईयर ऑन बेसिस एंड 1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड एम्फेसिस का 9.4% ईयर ऑन बेसिस एंड क्वार्टरली 0.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब ये कंपनीज बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाला। लेकिन दोस्तों एक पॉइंट नोट करना कि जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका नाम है एक्सेंचर, सिमिलर बिजनेस करता है, सही बात है, जो विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस या फिर एम्फेसिस, एचएल टेक या फिर और बहुत सारे कंपनीज है जो कि सिमिलर तरीके से सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, सिमिलर तरीके से बिजनेसेस भी करता है। तो एक्सेंचर्स कंपनी के द्वारा हमें नवंबर महीने का रिजल्ट दिया गया था, जिसके अंदर कंपनी ने अर्निंग पर शेयर के अंदर भी अच्छा खासा परफॉर्म किया, प्रॉफिट्स के अंदर भी अच्छा खासा परफॉर्म किया और रेवेन्यूज के अंदर भी अच्छे खासा डिसेंटली परफॉर्म किया। तो कहीं ना कहीं अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है तो एज कम्पेयर टू वो जो छोटे कंपनीज है, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, ये कंपनीज बुरा दोस्तों कैसा परफॉर्म करेगा तो आपको ब्रोकरेज फर्म को नहीं देखना है। अभी थोड़ा दोस्तों टाइम है। अभी क्या है ना, इन्फोसिस का आपको बताएं कि रिजल्ट 11 जैन को आने वाला है, लेकिन विप्रो के द्वारा रिजल्ट्स का डेट नहीं दिया गया। तो 11 जैन से पहले या फिर 11 जैन के बाद आपको रिजल्ट विप्रो का भी नजर आ सकता है। और रिजल्ट्स आने से पहले फॉर एग्जांपल अगर 11 जैन को इन्फोसिस का रिजल्ट है ना, तो 6 से 7 जैन इस डेट में हमें एनालिस्ट के द्वारा और ब्रोकरेज फर्म के द्वारा रिजल्ट रिगार्डिंग प्रीव्यू दिया जाएगा। तो वो प्रीव्यू के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ये खबर देख के दोस्तों पैनिक आपको नहीं होना है। अपने अच्छी कंपनी के अंदर निवेश किया है और ढेर सारे एनालिस्ट का यही मानना है कि ये क्वार्टर बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने वाला है। तो बिल्कुल भी दोस्तों माल बेचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सेकेंड अपडेट्स देखोगे तो 4 घंटे पहले एकदम फ्रेश अपडेट्स आया है। तो अपडेट्स क्या है देखिएगा। विप्रो डिमांड्स 25 करोड़ डैमेज फ्रॉम फॉर्मर सीएफओ, यानी कि आपको बताया कि जतिन दलाल के द्वारा हमें विप्रो को रिजाइन दिया गया था और उन्होंने कॉग्निजेंट कंपनी को ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं विप्रो के द्वारा क्या डिमांड किया गया है जतिन दलाल से, जो कि 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा दोस्तों डिमांड हमें किया गया है। इसका एज सच कोई विप्रो इस कंपनी के अंदर कोई बुरा इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई अच्छा इंपैक्ट नहीं आएगा, तो जिसके द्वारा वो डरने के दोस्तों कोई बात नहीं है। विप्रो इस कंपनी के अंदर दोस्तों देखोगे तो जैसे कि हर एक कंपनी के अंदर एम ऑर्डर लगाया जाता है, ओके, आफ्टर मार्केट ऑर्डर, तो कहीं ना कहीं विप्रो इस कंपनी के अंदर भी आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है करंट प्राइस के ऊपर, जिसके अंदर 3930 क्वांटिटीज का एक सेलिंग साइड के लिए ऑर्डर हमें लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं मंडे के दिन थोड़ा बहुत आपको कमजोरी नजर आ सकता है। जो कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट है वहाँ रिटेस्ट कंपनी कर सकती है। तो चलिए टेक्निकल चार्ट अगर आप विप्रो को दोस्तों देखोगे तो जैसे कि मैंने बोला था कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल है, लेवल्स क्या था 442 रुपीज का। इससे पहले भी बहुत बार विप्रो के द्वारा इसी लेवल्स के आसपास हमें पहले 2 से 3 बार रेजिस्टेंस हमें कंपनी ने फेस किया है और ये चौथी बार है। तो ऐसी बात नहीं कि हर बार कंपनी रेजिस्टेंस फेस करेगा, कभी ना कभी तो ब्रेकआउट होगा। तो इसके द्वारा ब्रेकआउट हुआ और यहाँ कंपनी यहाँ से जब रिजेक्शन ले रहा था, जो रेड कैंडल्स आपको नजर आए हैं ना, आपको चैनल्स के ऊपर दोस्तों वीडियोस मिल जाएगा, आप जरूर वीडियोस को चेकआउट करना, डेट वाइज आपको समझ में आएगा। यहाँ हमने क्या डिसीजन लिया था कि अभी कोई कंपनी रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगा, एक बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि कंपनी के अंदर दोस्तों नेगेटिव कोई खबर नहीं है, तो गिरावट होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा खासा सक्सेसफुल हो सकता है। और यहाँ अगर आप देखोगे बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें सक्सेसफुल हुआ। अभी क्या होगा, थोड़ा कंपनी रिटेस्ट करेगा, सही बात है, नीचे आएगा और फिर जब कंपनी के अंदर तेजी आएगा ना, तो इस तेजी के अंदर ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी टारगेट है और हमें टेक्निकल के अंदर भी टारगेट नजर आ रहा है 540 रुपए का। तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा क्या टारगेट है देख सकते हो, 450 रुपीज का 540 रुपीज तक का हमें टारगेट दिया गया है और 622 रुपीज का भी हमें टारगेट दिया गया है। ये जो टारगेट है चॉइस ब्रोकरिंग फर्म के द्वारा हमें दिया गया है। उसके साथ साथ अगर आप दोस्तों देखोगे आनंद राठी, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट आनंद राठी के द्वारा भी हमें टारगेट दिया गया है। इनका भी यही मानना है कि कंपनी बहुत ही जल्द 530 रुपए तक का भी लेवल्स अचीव कर सकती है। तो दोस्तों जितना गिरे बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, हर एक डिप्स के अंदर खरीदारी करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में, यानी कि मदरसन सुमी के बारे में डिस्कस करेंगे। जहां मदरसन सुमी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 4% की तेजी आया था और 101 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग हो चुका है। तो बेसिकली मदरसन सुमी क्या करता है, ऑटो सेक्टर से काम करता है, ऑटो पार्ट्स कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है और स्पेशली गवर्नमेंट इन सेगमेंट को बहुत अच्छा खासा फोकस करे। जो मेड इन इंडिया वाले जो प्रोडक्ट्स हमें लगातार बन रहे हैं ना, उस सेगमेंट्स के ऊपर, उन सेक्टर के ऊपर, उन कंपनीज के ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। और मदरसन सुमी के बारे में पहले हमने डिस्कस किया था, लगातार कंपनी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ था और फिर कंपनी के द्वारा एक हमें ब्रेकआउट किया गया। तो कहीं ना कहीं भी बहुत अच्छे खासे टारगेट्स हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ
अगर आप देखोगे तो एनालिस्ट का क्या मानना है, एनालिस्ट का ये मानना है कि 94 एनालिस्ट का ये मानना है कि आपको बाइंग के लिए जाना चाहिए और 6 एनालिस्ट का मानना है कि आपको होल्ड के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखोगे तो बिल्कुल भी कोई एनालिस्ट के द्वारा स्टेटमेंट नहीं गया कि आपको बेचना चाहिए, यानी कि कंपनी करंटली बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकता है, बहुत अच्छी खासी रैली आ सकती है। तो अगर आपने मदरसन सुमी के अंदर खरीदारी नहीं किया, ये दोस्तों लास्ट चांस होने वाला है। फिर अगर आप कंपनी के टारगेट्स देखोगे ना तो बड़े बड़े टारगेट्स हमें मदरसन सुमी के अंदर दिया गया है। तो चलिए, जैसे कि टारगेट अगर आप देखोगे तो जेएम फाइनेंशियल यानी कि ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है मदरसन सुमी के अंदर। इनका ये मानना है कि बहुत ही जल्द ये कंपनी 130 रुपए तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है। उसके साथ साथ मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भी हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दोस्तों टारगेट दिया गया है 110 रुपए के आसपास। और ये टारगेट कौन से पैरामीटर्स को कैलकुलेट करके दिया गया है, जैसे कि आपको बताए जिस तरीके से करंटली ऑटो सेक्टर हमें काम कर रहा है ना, तो ये कंपनी का मदरसन सुमी का बिजनेस क्या है कि ऑटो सेक्टर को ये स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करके सप्लाई करता है। इनके क्लाइंट्स अगर आप देखोगे, यानी कि मदरसन सुमी के क्लाइंट्स अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स है, अशोक लेलैंड है और भी बहुत बड़े बड़े कंपनीज है जैसे कि रॉयल इनफील्ड है और भी बहुत बड़े बड़े कंपनीज हमें मदरसन सुमी के क्लाइंट्स है। तो आप समझ सकते हो अगर टाटा मोटर्स को फ़ायदा होगा, अशोक लेलैंड को फ़ायदा होगा या फिर रॉयल इनफील्ड को फ़ायदा होगा, किया मोटर्स को फ़ायदा होगा, तो ओवरऑल ये कंपनीज क्या करता है, मदरसन सुमी से स्पेयर पार्ट देता है, तो कहीं ना कहीं इन कंपनीज को भी बेनिफिट होगा। जिस वजह से पिछले 3 सालों का अगर आप इनका रेवेन्यूज देखोगे तो बढ़ते हुए मात्रा में नजर आ रहा है। उसके साथ साथ एनालिस्ट का यह भी मानना नजर आया है कि इस क्वार्टर के अंदर, Q3 के अंदर जो रिजल्ट आने वाला है ऑटो सेक्टर का वो बहुत अच्छा आ सकता है। तो जिसके द्वारा उसी के नजर रखते हुए ब्रोकरेज फर्म ने 130 रुपए का टारगेट मदरसन सुमी का दिया हुआ है। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो 817 करोड़ से बढ़ के 1670 करोड़। और जैसे कि आपको पता है कि बहुत अच्छा खासा ये अगला साल परफॉर्म होने वाला है, ऑटो सेक्टर बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करने वाला है, जिसके हिसाब से हमें मदरसन सुमी का प्रॉफिट भी बढ़ सकता है, रेवेन्यूज बढ़ सकता है एंड ओवरऑल कंपनी का प्राइस के अंदर भी ग्रोथ आ सकती है, तो जिसके द्वारा बायोन स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। अभी हम बात करने वाले हैं अक्सिटा कॉटन के बारे में, जो कि 26 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है और 77% तक का रिटर्न दे चुका है। एक ही साल कंपनी को हुआ है, कंपनी मार्केट के अंदर आ चुका है और यही वो कंपनी जिसके अंदर 1:3 रेशो का बोनस का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसका मतलब 3 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना और फिर निवेश करना। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।